इस चर्चा को शुरू करने से पहले एक संदेश चीन को। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हमें गर्व है हमारी सेना पर। हम जानते हैं हमारी सेना की ताकत क्या है। हिमाकत की तो जवाब मिलेगा, जैसे कि अभी मिला। चीन। अब आते हैं मुद्दे पर। चीन से लड़ाई चंदे पर आई। क्यों? अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने साल 2006-7 में चीनी दूतावास से शोध के लिए पैसे लिए थे। उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी इन आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देते हुए कहते हैं, चंदा देने वालों की लिस्ट निकाली जाए कि चंदा किसने कब कब लिया। अमित शाह ने कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-7 के दौरान चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान मिला। अब सवाल यह कि बात तवांग की हो रही थी और ये चंदे पे कहां से आ गई। पहले तवांग पर ही आते हैं। जो सूत्र बताते हैं वो बताते हैं कि तवांग में क्या हुआ। खुफिया रिपोर्ट पर भारतीय सेना के जवान सतर्क थे। करीब 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की और उस दौरान बहस हाथापाई के बाद पथराव तक की नौबत आई। झड़प में एक भारतीय जवान की कलाई टूटी है। भारत की ओर से जवान तैनात थे, मौके पर पहुंचे। चीनी सैनिकों की पिटाई करके उन्हें खदेड़ दिया गया। चीनी पोस्ट तक 50 भारतीय जवान पहुंचे। चीनी सैनिकों ने हवाई फायरिंग की डर के, लेकिन हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, जैसे हर बार मिल रहा है। लेकिन बात चीन पर होनी चाहिए, चीन की चालाकी पर होनी चाहिए, मगर लड़ाई चीन पर नहीं चंदे पर आ गई। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने किया वो क्या है, आप वो भी समझिए। राजीव गांधी फाउंडेशन, इनकी शुरुआत हुई 21 जून 1991 को। राजीव गांधी के विजन को पूरा करने का मकसद बताया गया। अब इसका अध्यक्ष कौन है वो भी देखिए। सोनिया गांधी इस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। राहुल और प्रियंका गांधी ट्रस्टी हैं। 2009 तक स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर इस फाउंडेशन ने काम किया, जो दावा किया गया। 2011 से शिक्षा पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की शुरुआत हुई और इसी फाउंडेशन को लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठा दिए। यानी मसला चीन का था और लड़ाई आ गई चंदे पर। यह पूरी की पूरी कहानी है। मैं अपने मेहमानों की तरफ रुख करूं, लेकिन उससे पहले आपको मैं बयान सुनाना चाहूंगा। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो बयान सुनिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। कंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने स्पष्टता से कह दिया था कि 12 बजे इस देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी इस विषय पर सदन के सामने अपना बयान रखेंगे। जब बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। बयान रखने की बात कर ही दी तो इसका कोई औचित्य नहीं था। मुझे भी थोड़ा आश्चर्य लगा। फिर मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से
1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। तो चीन से लड़ाई चंदे पर आई, ये तो रहा वार गृह मंत्री अमित शाह का। लेकिन अब सुनिए पलटवार कांग्रेस की तरफ से, और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। केयर्स फंड को जायजा लिया जाए। ये पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। किस हैसियत से गृह मंत्री कह सकते कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो नहीं हुआ? मतलब क्या गृह मंत्री वो खुद क्या रक्षा मंत्री है? ये रक्षा मंत्री हिंदुस्तान को, वो खुद को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बात तो क्या है, रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है, तो देश को कैसे रक्षा करेगी? तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी, और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए। जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी इनको सब सौंप दिया जाए। तो जब सदन के अंदर सरकार की तरफ से ये 12 बजे बयान देने की बात रखे जाते हैं, तो किस हैसियत से उसके पहले दूसरे कोई मंत्री जो उनसे पद पे नीचे भी है, वो कैसे बाहर जाके मीडिया वालों को अपने बात रख सकते? ये सवाल, ये कानूनी सवाल है। वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे। एक स्टेटमेंट वो भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने दिया और जल्दी चले गए। ये हमारे सदन की प्रथा रही है, प्रैक्टिस रही है कि जब कोई स्टेटमेंट मिनिस्टर करता है किसी विषय पे, तो उस पर क्लैरिफिकेशन पूछा जाता है। और हमको यही कहा गया सदन के नेता ने, और हमारे डिप्टी सभापति ने भी यही कहा कि क्लैरिफिकेशन का अवकाश, लेकिन क्लैरिफिकेशन को भी उन्होंने हमको मौका नहीं दिया और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। हम यही चाहते थे कि चर्चा के बाद सुन के वो रिप्लाई दे, हम सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन उन्होंने इस मसले को अपने ही तरीके से एक प्रचार लेने के लिए अपनी बात रखे और चले गए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। यानी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात सरकार कर रही है, और दूसरी तरफ विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है। मसला चीन का था, लेकिन चीन की लड़ाई चंदे पर आ गई। अब इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे वो आपकी स्क्रीन पर होंगे, और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि आज चर्चा में हमारे साथ खासतौर पर आमंत्रित हैं पीसी थपलियाल साहब, जो कि पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। हमारे साथ गुर्रेश शेख इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के तेजतर्रार प्रवक्ताओं में से एक है। रत्नाकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। और नीरज कोहली जी, वरिष्ठ पत्रकार, जो ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले थपलियाल सर, थैंक यू सो मच, आपने इंडिया वॉइस को वक्त दिया। और शुरुआत में ही जैसे हमने कहा, और हम आज भी इसी बात पर अड़िग हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें गर्व है कि हमारे सेना के जवान बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं। हमें पूरा भरोसा और पूरा यकीन है कि हमारे जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया होगा। किसी को कोई संदेह, कोई शोभा नहीं होनी चाहिए। मैं एक बात थपलियाल सर समझना चाह रहा हूं
पूरा देश और हिंदुस्तान आपको इस वक्त देख रहा है, सुन रहा है, कभी गलवान कभी तवांग। बिल्कुल। क्या ये वाकई खतरे की घंटी है या फिर चीन अपनी फितरत से मजबूर है? देखो, चीन की जो विस्तारवादी नीति है, इससे हम बहुत समय से 1962 से हम वाकिफ हैं कि किस तरह से चीन ने हमारे पीठ में छुरा भोंकते हुए अविश्वास का जो परिचय दिया था और 1962 में मेरे देश को लड़ाई के लिए विवश किया था, क्योंकि उस समय तक हम विश्व में शांति चाहते थे। लेकिन उस युद्ध के बाद निरंतर 2017 में भी जब इन्होंने डोकलम में 2.5 महीने एक आमने सामने भारत की फौज और चीन की फौज खड़ी हुई, और वहां पे भी जो नूरा कुश्ती हमने देखी है, और वो आगे बढ़ते हुए गलवान में हमने देखा कि जहां हमारे सैनिकों ने मजबूती से उनका सामना किया, और आज फिर ये सेम चीज दोहराई गई है। हम ये भी देखते आ रहे हैं कि किस तरह से चीन ने तमाम, चाहे वो सिक्किम साइड से हो, चाहे वो उत्तराखंड की सीमाओं से चीन की जो बॉर्डर है, और चाहे हिमाचल से लेकर लद्दाख और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उसने अपनी जो फौज है वो पूरी तौर से तैनात करते हुए सभी सुविधाओं से लैस और सुंदर सड़कें बनाते हुए, और यहाँ तक कि हमें रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने अपने गांव भी बसाने वहां पे शुरू किए हैं। बिल्कुल थपलियाल सर, मैं इसीलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा था कि एक तरफ विस्तारवादी नीति जो है चीन की, वो किसी से छिपी नहीं है, और अब चीन की सेना ये कह रही है कि भाई भारतीय सेना हमारी टेरिटरी में घुसी, और ये बात थोड़ी हजम नहीं हो पाती है, और ये विवाद बताया जा रहा है कि देर रात और तड़के सुबह का है। तो क्या ये चीन ने प्लान्ड वे में सब कुछ किया है, देखिए, या फिर अचानक ये सब कुछ हुआ? ये जो चूहा बिल्ली का खेल दो सेनाओं के बीच में हो रहा है, काफी समय से हो रहा है, 2017 से हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। इसलिए लगना चाहिए कि राजनीति को किस तरह से संवाद स्थापित करने चाहिए, किस तरह से कूटनीति के माध्यम से चीन को एक क्लियर संदेश भेजना चाहिए कि ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। क्योंकि आज विश्व में जिस तरह से हर देश शांति चाहता है, हर देशों के बीच की सीमाओं के विवाद किसी भी तरह से नहीं रहे, आप चाहे यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, केवल ये जो हमारे हिंदुस्तान की सीमाओं में लगातार जो हम एक डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, और उसका हल अगर हम शीघ्र नहीं निकालेंगे तो मजबूत सेना के होते हुए भी हमें, क्योंकि जिस तरह से हम धोखा खाते आए हैं, और ये भी कह सकते हैं हम कि हमारी खिड़कियों में आ गया है चीन, खिड़कियों में, और हम चिंता है उलझे हुए हैं देश के अंदर, हमारी संसद के अंदर भी नूरा कुश्ती और हमारी सीमाओं में भी नूरा कुश्ती। ये तो नहीं होगा ना, देश हित में ये कतई स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आज किस तरह से सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, आपने बरसों देश के लिए अपनी जवानी दी है, और हमें गर्व है आप जैसे सैन्य अधिकारियों पर। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, और मैं कभी नहीं बोलता कि जो सैन्य अधिकारी है, जो हमारे खास तौर पर पुलिस वाले हैं, ये रिटायर्ड नहीं होते, कभी रिटायर्ड नहीं होते। मैं कभी नहीं मानता कि सेना का जवान रिटायर्ड हो गया। सेना का जवान कभी रिटायर्ड नहीं हो सकता। जिसने दिल से इस देश के लिए, इस वतन के लिए मोहब्बत पैदा कर ली, तो कभी रिटायर होगा भी नहीं। मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, जो कुछ संसद के भीतर चल रहा है या बाहर चल रहा है, जो राजनीतिक बयानबाजी है, इसको देखकर दुख या पीड़ा होती है आपको? बहुत पीड़ा होती है, चिंताएं भी होती हैं। चिंताएं इसलिए होती है हमें कि जिस तरह से जो जज्बा हिंदुस्तान की फौज में है, इससे विश्व के सभी देश कांपते हैं। हमारे में वो जज्बा है कि कारगिल की पहाड़ियों में, चोटियों में दुश्मन, और नीचे से हमने अपने सीने में गोली खाते हुए कारगिल की चोटियों को फतेह किया है। हमने 1984 में जब गोल्डन टेम्पल में घुसने के लिए हमें ऑर्डर दिया था सरकार ने,
तो हमने ऊपर से गोली खाते हुए गोलियों की बौछार में जाते गोल्डन टेम्पल से आतंकवादियों को भगाया था। लेकिन आज जो स्थिति, सेना का स्वरूप बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से अग्निवीर युवकों को, मैं सोचता हूँ कभी कभी, क्या ये बच्चे ऐसी नूरा कुश्ती कर सकेंगे जो आज भारत की फौज 35, 34 और 40 साल के युवा, अनुभवी युवा जो बॉर्डर में हैं, वो किस तरह से चीन का लोहा ले रहे हैं, किस तरह से चीन की सेना को खदेड़ रहे हैं। क्या वो बच्चे खदेड़ पाएंगे? 4 साली बच्चे? वो चिंता है हमें है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर देश की सीमा, सुरक्षा और रक्षा के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो चाहे हम कितने मजबूत राजनीतिक दल हो, चाहे संसद में हमारी पूरी की पूरी सीट आ जाए, बिल्कुल थपलियाल सर, मेरा जी बिल्कुल बड़ी बातें कह रहे हैं आप। सर आप हमारे साथ बने रहिएगा। चिंता का विषय है, बहुत चिंता का विषय है जो बातें आप कह रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर अब मैं गुर्रेज शेख जी और रत्नाकर जी आप दोनों के पास आऊंगा। रत्नाकर जी, सुना आपने, एक पीड़ा सुनी मैंने, इसलिए आप दोनों को ये पीड़ा सुनाई कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी क्या सोच रहा है कि जो सरहद पर लड़ रहे हैं वतन के लिए, आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमें चीन से लड़ना चाहिए। रत्नाकर जी, नहीं, आप लोग चंदे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की यह एक फितरत रही है। यह जो देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए अगर हम चीन पे बात करते हैं तो ये चंदे पे आ जाते हैं। अगर हम चीन पे बैन लगाने की बात करते हैं तो ये ऐप पे बैन लगाना शुरू करते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, मुद्दों से और अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम करती रहती है। देखिए, मैं एक चीज बहुत गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने जिस पराक्रम और जिस शौर्य के साथ चीनी सैनिकों को भगाया, वो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। 16 जून जो 2020 की घटना हुई गलवान में, उसमें जो हमारे सेना ने शौर्य और पराक्रम का जो एक मिसाल पेश किया, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, अभी आपने सुना सेना अधिकारी कैसे एक उनका इमोशंस कैसे बाहर निकल के आ रहा था। मैंने आप लोगों को सुनाया, मैं देश को सुना रहा था, मैं जानता था। मैं सुन ये सिर्फ थपलियाल जी की पीड़ा नहीं है, ये पीड़ा, ये पूरा, ये जो सैन्य अधिकारी जो आप लोगों को देख रहे हैं, जो सैनिक आप लोगों को देख रहे हैं, मैं तभी ये सुना रहा था आप लोगों को। थपलियाल जी बताएंगे कि क्या हो रहा है। मैं उन्हीं की बात पे आ जा रहा हूं, मैं उनकी बातों पे आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, जो ये चूहे बिल्ले का खेल हो रहा है, इसको 2017 से जो हो रहा है, इसको कूटनीति से, रणनीति से सरकार को जो है खत्म करना। सॉरी, उन्होंने 2017 का जिक्र नहीं किया, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। सॉरी, आप कूटनीतिक नजरिए से, फिर वही तो बात है। अगर वो नेहरू का जिक्र करते हैं तो आप कहते हैं कि आप लाल आंखें क्यों नहीं दिखा रहे। आपने मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से कि थपलियाल जी ने यही बोला है। मुझे पूरा बात कर लेने दीजिएगा तो फिर आप प्रश्न नहीं रत्नाकर जी, अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं बीच में टोकूंगा। वो सामने बैठे हुए आपके सामने साक्षी है, उन्होंने 2017 का जिक्र नहीं किया। अगर आप बात करेंगे तो फिर मैं प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं हो सकता। नहीं रत्नाकर सर, आप अगर गलत कोट करेंगे तो मैं उसको टोकूंगा बीच में। अगर आपके सामने थपलियाल सर बोल दे कि मैंने ये बोला है, मैं आप चाहते हैं मैं बुलवाऊं थपलियाल सर से? उन्होंने 2017 सब का जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कूटनीतिक नजरिए से होना चाहिए सब चीजें। सरकारें आपकी भी रही और जिसकी भी है उनकी भी रही, और आगे भी सरकारें रहेंगी जिसकी भी रहे। प्लीज कंटिन्यू। देखिए, उन्होंने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से सरकार जो है 2017 से नूरा कुश्ती हो रही है, कहीं ना कहीं इसको कूटनीति के माध्यम से, चाहे रणनीति के माध्यम से इसको हल करना चाहिए। अगर सरकार इतनी सक्षम होती तो हमारे 20 जवान जो है वो शहीद नहीं होते। ये क्यों शहीद हुए हैं? क्योंकि ये पूरी तरह से सरकार नाकाम है। आज मैं पूछना चाहूंगा, जब ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार की नाकामियों को आईना दिखाती है तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और 62 की घटना को याद करके हमको जो है कोसने का काम करते हैं। लेकिन आज की परिदृश्य में जो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में जो गांव बसा लेता है चीन, जो लद्दाख में आकर टावर खड़ा कर लेता है चीन, जो 200 शेल्टर्स देपसांग में आकर बना लेता है, तो आखिर ये सरकार चुप क्यों रहती है? आखिर क्यों ये प्रधानमंत्री 16 जून जो 2020 में जब गलवान की घटना होती है, 20 जवान हमारे शहीद होते हैं, तो 20 को हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है,
कहीं कोई हमारे अंदर नहीं घुसा है। ये क्यों सच्चाई छुपाने का काम किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? रत्नाकर जी, मैं गुर्रेज जी के पास जाऊं, मैं जनता को धोखे में रखने का मैं काम गुर्रेज क्यों जी किया के जा पास रहा है? जाऊं, गुर्रेज क्यों जी के हमारे पास देश जाऊं। की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक क्यों हमारे मिनट, देश की रत्नाकर सुरक्षा जी, के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? मैं ये रत्नाकर प्रश्न जी, पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी रत्नाकर से। जी बिल्कुल पूछिए, विपक्ष का काम है पूछना सवाल, बिल्कुल पूछिए। मेरा एक सवाल ले लीजिए, फिर मैं गुर्रेज शेख जी के पास जा रहा हूं। अब चीनी सेना यह कह रही है कि भारतीय सेना, अब बिल्कुल विपरीत हो गया मामला, भारतीय सेना हमारी सीमा में घुसी है। अब क्या बोलेंगे आप? देखिए, चीनी सेना, चीन क्या बोलता है, क्या कहता है, उससे हमारे ऊपर, हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम क्या रणनीति अपनाते हैं, कूटनीति अपनाते हैं अपनी सीमाओं को सुरक्षा के लिए, ये हमको तय करना है। मतलब दुश्मन चीन ये तय कह रहा नहीं है कि करेगा। हमें, तो ये चीज, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, ये हमको तय करना है कि हमारी देश की सुरक्षा, सीमा कैसे सुरक्षित रहेगी, हमारे जवान ठीक, जो वहां पे खड़े हैं वो ओके, कैसे सुरक्षित रहेंगे, ओके, ये हमको तय करना है। मैं आपसे रत्नाकर जी उम्मीद करूंगा जैसे आपको गुर्रेज जी ने संयम के साथ और आराम से सुना, प्लीज आप भी उन्हें आराम से सुनेंगे। गुर्रेज शेख जी, तवांग में जो कुछ हुआ तवांग में हुआ, 2022 में हुआ, आज भी नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए? हमने तो ये बात नहीं कही, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से चिल्ला के बातें कर रही है, कुछ ना कुछ व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है। नहीं, आपने आज भी नेहरू का जिक्र किया। मुझे कंप्लीट कर लेंगे मुझे। आपने जिक्र किया, मैं तभी बोल रहा हूं सर, आज भी नेहरू का ही जिक्र किया आपने। देखिए, पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि आज हुआ क्या है। सबसे पहली बात तो कि चीन ने जो अतिक्रमण करने की कोशिश की, अंदर घुसने की कोशिश की, हमने उनको न्यूट्रलाइज किया, उनके प्लान्स को न्यूट्रलाइज किया, टू बी वेरी प्रिसाइज, उनके प्लान्स को न्यूट्रलाइज किया। अब ये बात सरकार ने कही, सरकार और मिलिट्री जो कहती है उनकी एक सीमा होती है, क्योंकि कूटनीति भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज आज जो शिव अरोड़ ने कही, आप ही की बिरादरी के हैं शिव अरोड़, और इंडियन डिफेंस के विषय में बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से गहन अध्ययन करते हैं। तो शिव अरोड़ ने बाकायदा टेलीविजन पे जो बात कही उसको भी सुनना जरूरी है। वो कहते हैं कि भारत के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, हमारी सेना के पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि इस स्थान पर चीन जो है वो सीमा का वायलेशन करने वाला है, अंदर घुसने वाला है, और हम लोग पूरी तरह से मुस्तैद थे, पूरी तरह से तैयार थे। हमारे जवानों ने जिस तरह चीनियों को मारा है कि ये भागने पर विवश हो गए, इतना भयभीत हुए कि अपनी पोस्ट की तरफ भागे, और फिर अपनी पोस्ट पे से अंदर जाकर भी हवा में फायर की कि उनको ये डर लग रहा था कि हिंदुस्तान अंदर घुस जाएगा चाइना के और हमारी पोस्ट को भी तबाह कर देगा। और हमने कई इनके सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया था, अपनी हिरासत में ले लिया था, लगभग 2-2.5 घंटे के बाद हमने छोड़ा है। तो ये है मोदी सरकार का प्रण की भारत भूमि का एक कतरा भी नहीं जाएगा। हंसिए मत रत्नाकर जी, सर हमारे लड़ाई सैनिक लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मोदी सरकार। नहीं, सैनिक देखिए, सेना के कौतूहल के विषय में तो कोई कुछ प्रश्नवाचक लगा ही नहीं सकता, लेकिन मोदी का गुणगान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बीच में मत बोली, मैं नहीं बोला था। 2013 में भी यही सेना थी, भारत की सरकार भी थी, जो कि मनमोहन सिंह जी हेड कर रहे थे, तभी डेप्सांग हुआ, और डेप्सांग पर आज भी चीन की फौज का कब्जा है। 2013 की बात कर रहा हूं, मैं आपकी सारी बातों को मान लेता हूं, मैं मान रहा हूं, हमारी जो सरकार बोलेगी बिल्कुल मानना पड़ेगा और हम मानेंगे। हमारी सरकार सदन के भीतर अगर कुछ बोल रही है, रक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, उससे पूरे देश को मानना चाहिए। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए जी। सवाल तो चीन का था ना, चंदा कहां से आ गया? नहीं तो फिर ये हंगामा क्यों किया गया? राजनाथ सिंह, मैंने सुबह 9 या 10 बजे शायद सोशल मीडिया पे देखी थी ये चीज, और बाकायदा किसी नोटिफिकेशन में आया था किसी नेशनल न्यूज चैनल के, नेशनल अखबार के, कि 12 बजे राजनाथ सिंह जी सदन को संबोधित करेंगे अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना का इनकर्शन हुआ उसके ऊपर। फिर ये हंगामा क्यों किया गया?
क्या एक वाजिब बात नहीं है? और समझ में नहीं आता मतलब हमको अगर कि पस अगर मंजर अगर क्या विपक्ष है? और कांग्रेस चीन की बात करेगा तो आप चंदे की बात करेंगे। तो चीन और चंदा और ये सब मिली जुली पिक्चर है भाई साहब। चंदा चीन से लेते हैं, चंदा किससे लिया था? चीन से लिया ना। चलिए मैं आप बहुत बड़े पत्रकार हैं हिंदुस्तान के, मैं जानता हूं, और आप बहुत अध्ययन करते हैं चीजों को, ये भी पहली बात ही जानता हूं। जब हमारा डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, तब क्या हुआ था? राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा के साथ चाइनीज एनवॉय से मिलने गए थे, और इनके सभी जितने प्रवक्ता थे, चोटी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा था बिल्कुल झूठ बात है, बिल्कुल चाइनीज एनवॉय से मिलने नहीं गए दिल्ली में। हुआ ये कि चीनी वेबसाइट पे फोटो जारी कर दिया कुछ देर के लिए, और जब वो जारी हुआ तब इनकी पोल पट्टी खुली कि भाई साहब आप क्यों गए थे? जब हमारी सेना आईबॉल टू आईबॉल खड़ी थी तब सर आप गए थे। रत्नाकर तो जी ये से मैं चीन- जवाब ले लूंगा देखिए, इसका, मेरे को नीरज जी के चीन, पास भी चंदा जाना है। लेकिन और गुर्रेश जी कांग्रेस बहुत कुछ लड़ाई तो मिला जुला है। नहीं गुर्रेश भाई, मैं समझना चाह रहा हूं, पूरा देश भी समझना चाह रहा है, लड़ाई तो हमारी चीन के खिलाफ है ना, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं हम आपस में लड़ेंगे तो इनके साथ कैसे लड़ेंगे? मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर ऐसा विपक्ष किसी देश को न दे। मतलब जो सवाल मैं करे आपको ऐसा विपक्ष नहीं चाहिए। नहीं, दे सवाल दूं नहीं मैं कर जवाब? रहे हैं। ये चीन को अपने आंचल के अंदर छुपा रहे दे हैं। दूं मैं जवाब? रत्नाकर जी प्लीज क्विक रिएक्शन, फिर आ रहा हूं नीरज जी आपके पास। देखिए, आप ये लोग भारतीय आंचल में जनता छिपा रहे पार्टी हैं के- चीन को, ये कह रहे हैं, और करार पे प्यार है आपका। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, ये अगर राहुल गांधी के ऊपर और चंदे के से ऊपर उठ करके जरा देश हित के बारे में और सीमा सुरक्षा और देश की संप्रभुता के बारे में सोचते और बात करते तो पब्लिक को भी अच्छा लगता, देश हित में बात करते तो लोगों और हम लोगों को भी अच्छा लगता। ये राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि वो इनवॉइस से मिलने गए और किससे मिलने गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब 2014 के बाद 18 बार प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग से मिले, उसके बाद गलवान की घटना होती है, उसके बाद तवांग की घटना होती है, 20 जवान हमारे शहीद होते हैं, गांव के गांव चीन आके बसा लेता है, टावर बना लेता है, 200 शेल्टर बना लेता है। 18 बार मिलने के बाद ये अच्छे दिन है क्या है आपके? ये नतीजा होता है? आप उस पर बात नहीं करेंगे और ये कह रहे हैं। आज देखिए विडंबना क्या है कि जब 9 तारीख को ये घटना होती है, 8 तारीख की रात को और 9 तारीख की सुबह को, और 12 तारीख की रात को सूत्रों के हवाले से विपक्ष को यह पता चलता है कि कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है, और माननीय रक्षा मंत्री जी को सोशल मीडिया के माध्यम से अगले दिन पता चलता है कि इस तरह की घटना हुई है, तो वो सदन में चर्चा करना चाहते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि रक्षा मंत्री सोशल एक मीडिया मिनट से नीरज जी खबर लेकर के और जो नीरज जी सदन में चर्चा मैं करना गुर्रेश चाहते शेख हैं, आपके ये पास देश आऊं, का गुर्रेश जी आपके दुर्भाग्य पास है। आऊं, एक ये मिनट देश नीरज का जी, दुर्भाग्य है कि नीरज जी, विपक्ष को देश की जनता को गुमराह करने का नीरज काम जी, भारतीय जनता पार्टी कर रही नीरज है। जी देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन यहां जो बात मैंने इसलिए शुरुआत थपलियाल जी से की थी, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम यहां पैनल में बैठ के हम उस भावना को समझ पाए, लेकिन यहां हालात कुछ और हैं। हमें चीन से लड़ना है, चंदे पे लड़ रहे हैं। कहां हमारा फोकस है नीरज जी? बिल्कुल तिलक जी, आपने सही कहा कि बात चीन से चंदे पे आई और चंदे से फिर चीनी कंपनियों पे आ गई। जहां लड़ना हमें चीन से है, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं समय की नजाकत और मौसम माहौल की नजाकत के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और चीन का तो आप देखेंगे देश की आजादी के बाद से 1947 के बाद से लगभग 75 साल हो गए देश को, और तमाम सरकारें रही देश के अंदर। ये जरूर है कि कांग्रेस का राजकाज ज्यादा रहा, लेकिन दूसरे दलों की भी सरकारें रही, लेकिन चीन से हमारा सीमा का विवाद हमेशा रहा। किस तरह की हमने कूटनीति रची, बनाई, तमाम कोशिशें की, तमाम प्रयास किए हमने कि किसी तरीके से जहां हमारे देश के अंदर चीन के साथ जो हमारा सीमा को लेकर विवाद है वो किसी तरीके से हल हो जाए, क्योंकि वो हल नहीं हो पाया। उसकी वजह है कि सब जानते हैं कि चीन की नीयत सही नहीं है, चीन की निगाह हमेशा से खराब रही है। और जहां तक अभी ये जो ताजा अरुणाचल का प्रकरण है, आप देखेंगे तो अरुणाचल में तो मेरे को ध्यान पड़ता है कि चीन शुरू से ही जो है अरुणाचल को जो है दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है,
उस पर तो हमेशा से उसकी जो है जिद की तरह नियत रही है और उसकी मंशा कभी साफ नहीं रही है। और आप अभी 2020 की घटना देख लें, जब लेह लद्दाख का जो प्रकरण है उसमें भी देख ले चीन ने क्या किया। तो सवाल ये है कि सरहद पे तो हमारे सैनिक लड़ रहे हैं, हमारे जवान लड़ रहे हैं। जो बात आ रहा हूँ कि अगर आज मान सम्मान है देश का ऊंचा है तो इन सैनिकों की वजह से है। जो बिल्कुल सही कहा सैनिकों ने जो तमाम कोशिशों के बाद जो बिल्कुल सही कहा। मैं नीरज जी जी मुझे मजबूरन एक छोटा सा ब्रेक लेना है। बिल्कुल सही कहा आपने। देश में ऐसे ही नारा नहीं लगा था जय जवान जय किसान का, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आधार था, जय जवान और जय किसान। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जो सवाल नीरज जी आपने उठाया और ब्रेक के उस पार आप ही के पास आऊंगा, थपलियाल जी आपके पास आ रहा हूं। एक ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी हाजिर हो रहे हैं। पुराने बयान भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, जल्द हाजिर हो रहा हूं। चलिए सीधा रुक कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले तमाम सवाल और सवालों के जवाब ले रहे थे। नीरज जी मैं आप ही से शुरुआत करूंगा क्योंकि देर से आया था आपके पास। तो नीरज जी सवाल मेरा दूसरे हिस्से का आपसे यही है कि ये चीन से लड़ाई है जो चंदे पर आई है, उसमें कौन गिरा और कौन घिरा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि सरकार गिर गई और ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं गिरी, कांग्रेस गिर गई। तो ये क्या मतलब लड़ाई चीन से और हम यहां घेर रहे हैं और गिर रहे हैं? तिलक जी वाकई में बड़ा अगर दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर पूरे देश दुनिया के लोगों की निगाह भारत से लगी हुई है, हमारे जवान सरहद पर चाइना के जवानों से लड़ रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ऐसे समय पर, ऐसे विषय पर हम आपस में मिल बैठकर, जहां हमें अपनी एकजुटता, एकता दिखानी चाहिए चाइना को और दुनिया के दूसरे देशों को कि भाई ठीक है, हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सियासत करते हैं, वो हमारा एक अंदरूनी मामला है, वो हर कंट्री में होती है, डेमोक्रेसी में सब चीजें हैं। लेकिन जब देश की एकजुटता की बात आ जाती है, जब सरहद की रक्षा की बात आ जाती है, तो मुझे लगता है तब हम लोगों को इस तरह की सियासत नहीं करनी चाहिए। खासतौर के जो देश की जो संसद है हमारी, वहां पर जो जैसे हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, बिल्कुल। तो अगर और देश को चलाने वाले, ये पूरे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यहां से मैसेज जाता है। हाँ, यहाँ से मैसेज आता है और देश पे राजकाज करने वाले, देश को चलाने वाले, और मैं कहूंगा कि 130-135 करोड़ भारतीयों का जो मार्गदर्शन करने वाले लोग जो हैं, जो जिनको हम ये कहेंगे कि बुद्धिजीवी लोग हैं, और ये अगर इस तरह की बहस करेंगे, इस तरह की सियासत करेंगे, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाएंगे, इस समय पर मौके की नजाकत को देखते हुए, तो जो सरहद पे हमारे जवान खड़े हैं, बिल्कुल थपलियाल सर, जो अपनी जान की बाजी लगाकर 24 घंटे सरहद पे डटे रहते हैं, और उनके मनोबल पर क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या सोचेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऑफिसर जो हैं वो क्या सोचेंगे कि इस तरह के पॉलिटिशियंस हैं हमारे, कि इस समय पर जब उनको ये सोचना चाहिए कि भाई हम किस तरीके से चाइना को जवाब दें एकजुट होकर, किस तरीके से उसको मुंह तोड़ जवाब देना है, किस तरीके से चाइना को पीछे धकेलना है। ऐसे में अपनी कमी खामियों पर पर्दा डालने के लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि ये नहीं। बिल्कुल नीरज जी, थपलियाल सर, फिर मैं गुलरेज शेख जी और रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा। थपलियाल सर, क्या कोई समाधान आपको दिखाई देता है, या फिर हर बार हम यही सुनेंगे कि चीन ने एक बार फिर से गुस्ताखी की, हमने उनकी गुस्ताखी को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम फिर उसकी निंदा करेंगे? क्या कोई समाधान दिखाई देता आपको? देखो, कभी भी हाथों से नहीं ढकेला जाता फौजों को। अगर हम ये बोले कि भारतीय सेना के कुछ जवानों ने उनको धकेल दिया, उन्होंने हमें धकेल दिया, तो यूक्रेन और रशिया बेकार में लड़ाई लड़ रहा है। मेरी चिंताएं वहां हैं जहां हमारा पक्ष और विपक्ष जो आज संसद में खड़ा है, हम दोनों को देश हिती मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश हित में ही शायद चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में झूला झुलाया था। शायद भाजपा के प्रवक्ता बच्चों की तरह हम लोग लड़ते हैं और भूल जाते हैं कि हमने क्या किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति को ऐसी जगह ले गए थे रिजॉर्ट में, वो सारे देश ने देखा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चीन में अपने पाकिस्तान भी गए बिना बुलाए थे, और वहां शरीफ की मां के पांव छुए। हमने सब कुछ देश हित में माना।
हम एक मानते हैं कि अगर विपक्ष का नेता भी चीन से बात कर रहा है तो शायद देश हित में ही बात कर रहा हो। और हम ये भी जानते हैं कि आज चीन की कई कंपनियां मेरे देश में काम कर रही हैं। अंबानी के साथ चीन की कंपनियों का अलाइनमेंट है। यहाँ पे आज देश की कोई भी फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की कंपनियां हैं चीन के बिना खत्म है। अभी कुछ दिनों पहले जब देखा था कि चीन के रॉ मटेरियल यहाँ पे आने बंद हुआ था, देहरादून की, हमारे उत्तराखंड की सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो गई थी और यहाँ पे स्थिति ऐसी आई थी कि 10 गुना प्राइस देनी पड़ी थी दवाइयों की। और जब वो सुचारू रूप से चलने लगी तो दवाइयां बनने लगी। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में चाहे कोई भी आइटम हो, चाहे मोबाइल का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, सारी चाइना की कंपनी बदस्तूर काम कर रही है। यहाँ पे हमारे दिवाली के टाइम में पूरी एक समय था कि उत्तराखंड में देहरादून एक बहुत बड़ा केंद्र था मिनीस्टर बल्ब का। आज पूरा का पूरा चीन ने हमारे बाजार को थपलियाल सर, वैलिड सवाल है, वैलिड सवाल है। मैं गुलरेज शेख जी, जो बात थपलियाल जी कह रहे हैं, ये चाइनीज ऐप बंद करने से काम नहीं चलेगा। हमने विरोध जताना है तो चाइनीज ऐप बंद कर दी तो बात खत्म। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि थपलियाल सर ने जो जिक्र किया उसका एक आंकड़ा बहुत जरूरी है। मैं आंकड़ा दिखाता हूं आपको, हैरान करने वाला आंकड़ा है। भारत और चीन के बीच जो व्यापार का जिक्र जो थपलियाल जी ने किया, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि भारत और चीन के व्यापार की कहानी क्या है, जरा उसको भी हम प्ले करेंगे। अब देखिए, भारत की 3560 कंपनियों में चीनी निदेशक हैं और भारत में, अगला आंकड़ा देखिएगा, भारत में 174 चीनी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। भारत और चीन के व्यापार घाटा जो है 73 अरब डॉलर के पार है। कितने? 73 अरब डॉलर के पार। अब एक और आंकड़ा देखिए, आयात का। चीन से आयात 2003-04 में हमने किया 4.34 अरब डॉलर का और 2021-22 में 94 अरब डॉलर का हम आयात कर रहे हैं। यानी कि 20 गुना आयात बढ़ गया, 20 गुना आयात बढ़ गया। गुररेज भाई, 20 गुना आयात बढ़ गया। हम कह रहे हैं कि भैया दिवाली में जो है इनकी लाइटें बंद कर दो चीन की, हम चाइनीज ऐप बंद कर दें। थपलियाल जी ने वो जिक्र किया, मैंने इसलिए आंकड़ा दिखा दिया। प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जवाब देता हूँ। जहां तक चाइनीज एप्स को बंद करने की बात थी, उसके पीछे कोई आर्थिक कारण नहीं थे। उसका मुख्य कारण था वो जिस प्रकार से डाटा को चोरी करता है हिंदुस्तानियों का या दुनिया के किसी भी देश में। आपको स्मरण होगा कि टिकटॉक को वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बंद किया गया था। उसके बाद यूएस की कंपनी ने वहां का खरीदा, फिर सर्वर का हुआ, वो सब चीजें अलग बात है। लेकिन चाइनीज एप्स को बंद करने के पीछे मुख्य मकसद जो रहा है वो हमारी डाटा सिक्योरिटी रहा है। सर, डाटा सिक्योरिटी तभी हो पाएगी जब हमारे सैनिक और हम बचेंगे। मैं सब चीजों पे आ रहा हूँ भाई साहब, मैं सब चीजों पे आ रहा हूँ। आपने अभी एप्स की बात की तो मैंने नहीं, थपलियाल सर ने जिक्र किया, मैंने इसलिए आंकड़ा दिखा दिया था। प्लीज जल्दी। नहीं तो मैं वो इस बात को क्लियर करना जरूरी था। और डाटा इज गोल्ड इन टुडेज लाइफ, तो इसलिए बंद करना उसको आवश्यक था और हुआवे को भी एंट्री करने से रोकना जरूरी था। देखिए, हमने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां से चीन को रोका है, चाहे वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे रेलवे का हो, चाहे हमारे एनर्जी का हो, चाहे हमारे। सर, आपने आंकड़ा ध्यान से नहीं देखा। दूसरा आंकड़ा एक बार फिर से दिखाऊं आपको। 2003 आयात का मैं जिक्र कर रहा था। 2003-04 में जहां 4 अरब डॉलर के आसपास था, हाँ, और 2021-22 में वो है वो 94 अरब डॉलर हो गया, 20 गुना बढ़ गया। भाई साहब, चाइना को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हमने नहीं बनाया। चाइना को कांग्रेस ने भी फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनाया। इसको बनाया था रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर की जोड़ी ने, और सोवियत संघ को काउंटर करने के लिए। अब ये जो सप्लाई चेन बनी है ना चाइना के साथ, ये आज की नहीं, ये 50 साल 5 दशकों पुरानी सप्लाई चेन से। इससे ना हम इतनी जल्दी मुक्त हो सकते हैं, ना यूएसए हो सकता है, रत्नाकर जी जवाब दीजिए। ओके रत्नाकर जी, कपल जरूर हो सकते हैं। रत्नाकर जी, ये बात को की प्रक्रिया चालू है। ओके रत्नाकर जी, देखिए, आपने खुद आंकड़ा दिखाया जो 20 गुना, 20 साल में ही 20 गुना जो है आयात जो है बढ़ जाता है।
तो कहीं ना कहीं ये मेक इन इंडिया का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज सारी चीजें तो वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आखिर में ये जो कहते हैं वो करते तो है नहीं। ये गरीब जनता को या भोली भाली इसमें जनता को आपकी ये सरकार का बरगलाने भी का आंकड़ा काम शामिल करते है। हैं। हाँ? आपकी सरकार का आंकड़ा भी शामिल है 10 साल का। ये भोली भाली जनता को बरगलाने का काम करते हैं और कहते हैं कि जो है मेक इन इंडिया करो, दिए जो है खरीदो, वो चाइनीज झालर मत लगाओ, चाइनीज कलर मत खरीदो। और सर वो तो बोलते तो हैं, आपने तो वो भी नहीं बोला। प्रश्न पूछिए। मैं कह रहा हूं वो बोलते तो हैं, आपने तो वो भी नहीं बोला। अगर वो चंदे की बात कर रहे तो चंदे का हिसाब दे दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, चंदे का हिसाब, चंदे की देखिए, मैं मूल मुद्दे पे आना चाहता हूँ जहाँ पे देश की अखंडता और संप्रभुता का सवाल है, उस पर ज्यादा मैं बात करना चाहता हूँ। रही बात चंदे की, तो ये पीएम केयर्स फंड का जिस दिन डिटेल्स दे देंगे कि कहाँ कितना पैसा आया, इन्होंने कहाँ खर्चा किया, उस दिन सारी पोल इनकी खुल जाएगी। ये राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में, चंदे के बारे में सर आपने जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आपने दूतावास से पैसा लिया कि नहीं लिया? चीनी दूतावास से लिया कि नहीं रत्नाकर जी? जब मैं बोल रहा हूँ तो प्रश्न आप कर रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहे हैं। रत्नाकर जी, मैंने कहा चीनी दूतावास से पैसा लिया कि नहीं लिया आपने फाउंडेशन के नाम पर? नहीं, चीनी दूतावास से अगर पैसा लिया है आपने, अभी देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आज की परिस्थिति है, अभी रक्षा विशेषज्ञ ने जो कहा। नहीं, आप मेरे सवाल को घुमा रहे, आप मेरे सवाल को घुमा रहे। मैंने कहा पैसा लिया या नहीं लिया? नहीं, वो तो वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अच्छा, मतलब फाउंडेशन में पैसा लिया, आपको उसकी जानकारी नहीं है? नहीं, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। अगर लिया होगा, किस फंड में, किस आधार पे लिया होगा, उसकी कोई जानकारी मुझे नहीं। सर आपने शोध के लिए पैसा लिया, वो कौन सा शोध हो रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आपकी आवाज कट रही है, मुझे प्रश्न आपके सुनाई नहीं दे रहे बीच में। सर मैंने कहा जिस शोध के लिए आपने पैसा लिया वो कौन सा शोध है, मुझे बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही रत्नाकर जी, अभी तक तो सही आवाज आ रही थी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, बताइए। सर आवाज तो गूंज रही है, आप कह रहे ब्रेक हो रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस शोध के लिए पैसा लिया था वो शोध पूरा हुआ या नहीं हुआ? वो कौन सा शोध था जिसके लिए पैसा लिया आपने फाउंडेशन ने? देखिए मैं क्या बोल रहा हूं चावला जी, ये सारी चीजें है ना जो ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की चीजें हैं। मुख्य मुद्दा आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमारी सीमाओं की रक्षा करने में कूटनीतिक रूप से नाकाम हो चुकी है। तो ये चंदे का बात लेके आएगी, ये कहाँ पे पैसा उपयोग हुआ उसकी बात लेकर आएगी। मैं ये आपको दिक्कत क्या है? चंदा आपने लिया नहीं लिया? प्रश्न मत पूछिएगा, आप मुझे बोलने दीजिए। नहीं रत्नाकर जी, सवाल बनता है तो आप कह रहे मुझे बोलने दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने चंदा लिया या नहीं लिया, बात खत्म हो जाएगी। आप या तो ये बोलिए कि हमने नहीं लिया, लिया तो किस आधार पे लिया? क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है क्या? देखिए चावला जी, आज प्रश्न ये है कि हमारे देश में चाइना घुस के आकर के गांव बसाता है। हमारे देश में जो हमने 2020 16 जून 2020 की जो हमारी एक्चुअल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC थी, उसकी पेट्रोलिंग का जो है हम लोग पीछे करने शुरू कर दिए, वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं। आज मुद्दा ये है कि बीजेपी का सांसद, खुद बीजेपी का सांसद अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी का सांसद ये प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखता है कि जो PLA है वो हमारे अंदर 60 से 70 किलोमीटर घुस के आके बैठी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि आज जो है हम देश की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, सीमाओं की सुरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये चंदे की बात कर रहे हैं। ठीक रत्नाकर जी, आप मेरे सवाल को गोल करके, वक्त मेरे पास भी नहीं है, बहुत कम वक्त बचा है, लेकिन जो सवाल आपने उठाया वो वैलिड सवाल है। गुरेश शेख जी जो सांसद का जिक्र ये कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो रत्नाकर जी ने कहा, जो सांसद का जिक्र कर रहे हैं, जहां तक मुझे याद है 2019 का ये वाक्या है, साल 2019 का। और आप लोग जानते हैं मैं पूरे होमवर्क के साथ बैठता हूं, पूरे होमवर्क के साथ। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि जरा बीजेपी सांसद का सदन के भीतर दिया बयान जिसका जिक्र रत्नाकर जी कर रहे हैं, प्लीज उसे प्ले करिएगा। कहीं ऑनरेबल स्पीकर सर, कहीं और दोगलाम होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में दोगलाम होगा। इसलिए आज मोर देन 50-60 किलोमीटर चाइना हमारा टेरिटरी में कब्जा करके रखा है। तो इसलिए मैं अपना सरकार को और इस सदन को
और अपना मीडिया हाउस को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपका माध्यम से कि कोई पाकिस्तान इशू आता है, अखबारों में पाकिस्तान का कराची का डेली मार्केट का रेट छपता है, इंडियन टेरिटरी को अरुणाचल में चाइना कब्जा करता है, उसका कहीं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और इस सदन में और हमारा ऑनरेबल डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का लीडर भी कोई कुछ कमेंट नहीं है। इसलिए मैं अपना सरकार से आपका माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, दूसरा कहीं दगलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, वो दिन आने मत दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारा सरकार इस चीज को ध्यान दिया जाए, यह मैं आग्रह करता हूं। थैंक यू सर। अगर गुर्रेज जी, साल 2019 में अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी के सांसद हैं। मैं मान लेता हूं विपक्ष सियासत कर रहा है, विपक्ष झूठ बोल रहा है, विपक्ष की बातों पर नहीं यकीन करेंगे, लेकिन ये आप ही के सांसद हैं। 2019 का संसद के भीतर तापिर गांव ने ये लोकसभा में कहा है, कहीं दूसरा डोकलाम होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। मैं थोड़ा सा आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश का नक्शा लगा दें स्क्रीन पर। मैं कुछ समझाना चाहूंगा। तो तापिर गांव जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऑलरेडी अरुणाचल के भी कई एरियाज ऐसे हैं। पूरे अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत कहता है, और जो माओ की 5 फिंगर पॉलिसी है उसमें एक फिंगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, मीडिया में भी बात नहीं उठती, तो उनका कहना सही है। और पहले से 50-60 किलोमीटर तक का इंकर्शन चाइना ने किया था, तो उनका कहना भी ये सही है कि पहले से ही काफी है। 1962 चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा करता है, सही कह रहे हूं? नहीं तो फिर क्या बोलेंगे उसको। 1962 में जो एरिया कब्जा किया था, हमारे तो एरियाज है ना वो अभी जिक्र कर रहे हैं सर कि चीन ने भारतीय सीमा में, चीन ने भारतीय, सर आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि चीन ने भारतीय सीमा में 50 से 60 किलोमीटर तक कब्जा कर रखा है। हाँ कर रखा है ना, 1962 से कर रखा है, हम क्लेम करते हैं उसको। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और वो क्यों कह रहे हैं कि अगला डोकलाम होगा तो यहीं पर अरुणाचल प्रदेश में होगा? नहीं, एक मिनट थपलियाल सर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, थपलियाल सर। जी, ऐसा है कि जो हमारी स्थिति अरुणाचल प्रदेश में है, 1962 के युद्ध में जो एरिया चीन ने कब्जाया था वो बाद में छोड़ दिया था। युद्ध के बाद वो जब मीटिंगें चली तो उन्होंने उस समय छोड़ दिया था। ये दोबारा रिक्लेम कर रहा है इस समय उस हिस्से को, और उस हिस्से के तहत ही ये जो घटना हुई है वो अभी आई है हमारे सामने। लेकिन हमारे जो चिंताएं इससे भी बढ़कर ये हैं कि जिस तरह से आज मजबूत सेनाएं आपको सीमाओं में दिखे रही हैं, ये कल दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी जब आपने सैनिकों को ठेकेदारी प्रथा पे रखना शुरू कर दिया है। 4 साल के ठेके में रखोगे सेना को, तो सेना किस तरह से उसका जज्बा कायम रहेगा। एक कमेंट दे रहा हूं प्लीज जल्दी से। नीरज कोहली जी, क्या वाकई में एक संकेत संदेश नहीं जाता जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि 1 इंच भी जमीन हिंदुस्तान की कोई छीन नहीं सकता? सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर हम लोग करते हैं, चीन को मुंहतोड़ जवाब देते हैं, दिवाली होली सैनिकों के साथ मनाते हैं, तो वाकई कुछ नहीं बदला क्या? हम ये बोल दें कि कुछ नहीं बदला। जो अरुणाचल के जो भाजपा के सांसद उन्होंने बहुत कुछ कह दिया, आपको और हमारे को और विपक्ष को कहने की कुछ जरूरत नहीं है। वास्तविकता सबके सामने है। सवाल एक ही मैं उठा रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक तरफ तो जब वो हमारे साथ सरहद के ऊपर न्यूसेंस करता है तो हम गरियाते हैं, उसकी निंदा करते हैं, अब तमाम तरह की बातें करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और दूसरी तरफ जो आप आंकड़े दिखा रहे हो उसके साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, व्यापार हमारा बढ़ता जा रहा है, हमारी निर्भरता जो है चीन के ऊपर आज भी हम उसके ऊपर निर्भर हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी? इसी बात का फायदा उठा रहा है चीन। ठीक, मैं फाइनल कमेंट ले रहा हूं गुरेश शेख जी और रत्नाकर जी आपसे, लेकिन रत्नाकर जी पहले आप, क्या आपको लगता कि एकजुटता का संदेश देने का वक्त आ चुका है चीन को, खास तौर पर जो हरदम इस बात के लिए तैयार बैठा होता है कि कब इनमें विवाद हो? देखिए ख्याला जी, मैं ये कहूंगा कि भारत जो है, भारत में कभी कोई भी इस तरह की आपत्ति होती है, कोई विदेशी आक्रमण जो है करने की कोशिश करता है, तो उसके विपक्ष जो है हमेशा सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। लेकिन मेरा ये गुजारिश है प्रधानमंत्री जी से कि वह विपक्ष को
हमेशा ओके सच्चाई से रत्नाकर अवगत जी, कराएं। ओके ओके, बस 30 सेकंड है मेरे पास, 30 सेकंड। गुर्रेश शेख, मैं एक बात समझना चाहता हूं और प्लीज पूरे देश को समझाइएगा वो बात। एक छोटा सा सवाल सबके जहन में है, चीन और भारत झड़प, पूरा देश यही तस्वीरें देख रहा है ना। एक तस्वीर मैं अभी प्ले करता हूं, तस्वीर कुछ घंटों पहले की है और वो तस्वीर है शपथ ग्रहण समारोह की, गुजरात में। गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह, प्लीज प्ले करिएगा। ये तस्वीरें आप सबको याद होंगी जब गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था कुछ घंटे पहले। गुर्रेश शेख जी, 12/12/2022 आप देख रहे होंगे, पीछे तारीख भी है, यह शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। एक बात गुर्रेश शेख जी, घटना 8 और 9 के दरमियान हुई और 12 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। 13 तारीख को संसद के भीतर रक्षा मंत्री ने अपनी बात को रखा। वाकई आप लोग सीरियस हैं? सर मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा शिव अरुण को पढ़ें कि हमने न केवल जूते मारे चाइनीज को वहां पर, बल्कि उनको कैप्चर भी किया और 2-2.5 सर मुझे कोई दो राय नहीं, मुझे पूरा भरोसा है अपने देश की सेना पर। किसको नहीं है? मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल किया सर। भाई साहब, जितने जूते पड़े ना चीनियों को, उससे तो मिठाई और मीठी हो गई थी। मिठाई मीठी हो गई थी, मिठास बढ़ गई ना भाई साहब। अच्छा, इसलिए आपने 12 तारीख का इंतजार किया? नहीं, इंतजार उसके लिए नहीं किया, लेकिन उससे मिठाई जरूर मीठी हो गई। और कि इतने जूते मारे चीनियों का, हाथ पांव तोड़ दिए उनके, कैप्चर करके रख लिया उनको 2-2.5 घंटे तक, कैप्चर सबक सिखाया उनको, तो उससे तो और ज्यादा मिठाई मीठी हो गई हमारी। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रत्नाकर जी आपका भी, नीरज जी आपका, गुर्रेश शेख आपका, थपलियाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चीन से लड़ाई चंदे पर आई, एक तरफ से वार, दूसरी तरफ से पलटवार। क्या कांग्रेस को भी नहीं देना चाहिए हिसाब किताब? अगर मसला फाउंडेशन का है तो इसका हिसाब किताब भी देना चाहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।